हर माँ बेटे की कहानी। एक गांव में यशोदा नाम की एक महिला अकेली ही रहती थी। वे बहुत ही धार्मिक और दयालु थी। एक दिन यशोदा जी अकेली मंदिर से घर की तरफ लौट रही थी। अचानक उन्हें चक्कर आने लगा। वे गिरने ही वाले थे कि एक 15-16 साल का लड़के ने उन्हें पकड़ लिया और सहारा देकर पास में बिठाया। मुंह पर पानी का छिड़काव किया और पानी पिलाया। इसके बाद घर तक पहुंचा दिया। अच्छा माँ जी, मैं चलता हूँ। बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। कुछ वर्षों के बाद वही लड़का बड़ी ही दयनीय अवस्था में यशोदा जी के घर के बाहर मिल गया। माँ जी, मुझे बहुत भूख लगी है। यदि आप सूखी रोटी भी दे दे तो बड़ा उपकार होगा। इसके बदले में मैं आपका कोई भी काम कर दूंगा। अरे बेटा, तुम तो वही हो जिसने मंदिर से लौटते समय मुझे सहारा देकर पानी पिलाया था। आओ, घर में बैठ जाओ। यशोदा जी घर के अंदर गई और कुछ देर के बाद एक थैली में खाना परोसकर ले आई। बेटा, यहीं आकर बैठ जाओ और आराम से भोजन करो। वो लड़का शर्माते हुए बरामदे में बैठ गया और जल्दी जल्दी खाना खाने लगा। अच्छा बेटा, तुम्हारा नाम क्या है और कहाँ रहते हो? जी, मेरा नाम श्याम है और मैं पास के ही गांव सारंगपुर में रहता हूँ। अच्छा बेटा, अपने परिवार के बारे में बताओ। माँ जी, मेरे माता पिता अब इस दुनिया में नहीं है। चाचा चाची के साथ रहता हूँ। इतना कहते कहते श्याम की आंखें भर आई। बेटा, ऐसा लगता है कि तुम्हारे चाचा चाची तुम्हारा ठीक से ख्याल नहीं रखते हैं। श्याम की दोनों आंखों से आंसू टपक पड़े। वो बिना कहे ही आंखों से बहुत कुछ कह गया। यदि आप मुझे मौका दें तो मैं सारे काम करूंगा। इसके बदले में मुझे 2 वक्त की रोटी चाहिए, बस। इसके सिवा कुछ नहीं मांगूंगा। श्याम के दोनों हाथ जुड़े हुए थे। उसकी बातें सुनकर यशोदा का मन भर आया। ठीक है बेटा, तुम हमारे साथ ही रहो। इतना सुनते ही श्याम खुशी से झूम उठा, जैसे उसे मांगी मुराद मिल गई हो। उस दिन से श्याम सारे काम काज देखने लगा। यशोदा को अच्छा सहारा मिल गया और साथ ही साथ उनका एकाकीपन भी दूर हो गया। उनकी कोई संतान नहीं थी और श्याम भी अनाथ था। समय बीतता गया और यशोदा को ऐसा प्रतीत होने लगा जैसे श्याम उनका अपना बेटा हो। वो भी उन्हें अपनी माँ ही मानने लगा था। बेटा श्याम, तो दिन भर खेतों में काम करता है और अपनी सेहत का ख्याल भी नहीं रखता। माँ, आपके हाथों की स्वादिष्ट रोटियां खाकर मैं अच्छा खासा पहलवान बन गया हूँ। चल हट, बड़ा पहलवान बन गया है। खेती का काम कर कर के थक गया होगा। मैं खाना लगा देती हूँ और हाँ, बाद में बाजार से एक ढंग का कपड़े ले आना। एक दिन यशोदा के भाई का लड़का टीपू यशोदा के घर आ गया। उसने कहा, पाए लागू बुआ, कैसी हैं आप? अरे बस बस, मैं ठीक हूँ। बहुत दिन के बाद आए हो। मायके में सब कैसे हैं? सब मजे में हैं। बुआ, सुना है आपने एक नौकर रख लिया है? अरे वो नौकर नहीं है, श्याम है। बड़ा प्यारा बच्चा है। सारा काम काज वही देखता है, मुझे कुछ नहीं करने देता। कुछ ही देर में श्याम घर आ गया। श्याम बेटा, बहुत देर कर दी। जाओ, दोनों हाथ पैर धो लो, मैं खाना लगा देती हूँ। माँ, पड़ोस के राम सेवक काका मिल गए थे। उनकी थोड़ी सी मदद कर दी। टीपू पहले ही हाथ पैर धोकर खाने के लिए बैठ गया। बुआ, इस शाम की बड़ी खातिरदारी करती हो। ये पराए काम नहीं आएंगे। इतने में श्याम हाथ पैर धोकर आ गया। आओ श्याम, दोनों खाना खा लो, बातें तो होती रहेगी। दोनों खाना खा रहे थे।
टीपू मन ही मन श्याम से बहुत जल रहा था। उसके मन में कोई षड्यंत्र उबल रहा था। बुआ, अब आया हूं तो 2-4 दिन रुकूंगा। अब आपके और श्याम के साथ ही थोड़ा रहूंगा। भैया जी, ये तो बड़ा अच्छा विचार है। कुछ दिन बीत गए। एक दिन अचानक सवेरे जब यशोदा जी ने अपनी कोठरी में पैर रखा तो देखा कि उनके बक्से का ताला टूटा हुआ था। उन्होंने बक्से को खोला तो देखा कि उसमें रखे हुए 2000 गायब हो चुके थे। हाय राम, ये क्या हो गया? किसी ने पेटी का ताला तोड़कर रुपए निकाल लिया। अब मैं क्या करूं? टीपू दौड़ा हुआ आया और कोठरी की पेटी की तरफ भागने लगा। बुआ, क्या हुआ? देख बेटा, पेटी का ताला टूटा हुआ है, सारे रुपए गायब हो गए। बुआ, कल रात शाम ही कोठरी में गया था, बड़ी देर के बाद निकला। मुझे पूरा विश्वास है उसने ही रुपए चुराए हैं। ये देखो, उसके टंगे हुए शर्ट की जेब में भी 200 रुपए रखे हुए हैं। बाकी के रुपए उसने कहीं और रख दिए हैं। ये तो पक्का चोर निकला। अरे, ये 200 तो उन्हीं 2000 रुपए में से है। आने दो, उसकी खबर लेती हूँ। कुछ देर के बाद ही श्याम अपने हाथ में एक कपड़ों से भरा कौड़ी के बैग लेकर घर पर आ गया। माँ, खाना लगाओ, बड़ी जोर की भूख लगी है। यशोदा डंडा लेकर तैयार हो गई। मैं तेरा पेट भरती हूँ, रुपयों से तो तेरा पेट भरा नहीं होगा ना। यशोदा जी ने 2-4 डंडे जमा दिए। श्याम ने कहा, माँ, ये क्या कर रही हो? किस रुपए की बात कर रही हो आप? बड़ा भोला बन रहा है। तेरा जेब की तलाशी ले चुकी हूँ। तूने 2000 चुरा लिए। माँ, आपका ये बेटा चोर नहीं है। बुआ देखो, चोरी के पैसे से सामान भी खरीद लिया है। मुझे माँ मत बोल। तूने विश्वासघात किया। मेरी नजर के सामने हट जा। माँ, मैं जा रहा हूँ, लेकिन जब सच्चाई सामने आएगी ना, तब आप बहुत पछताओगी। माँ ने गुस्से से मुंह फेर ली और श्याम आंसू बहाते हुए वहां से चला गया। बुआ, आप टेंशन मत लो। अच्छा ही हुआ कि उसकी सच्चाई सामने आ गई। अब आप खाना खा लो। मुझे भूख नहीं है। उसने भी खाना नहीं खाया है। बुआ, अब वो गया, कभी नहीं आएगा। यशोदा उदास हो गई। इतने में गांव का रघु बनिया आ गया। दीपू भैया, ये लो अपना 2600 रुपया। रघु, तुम्हें ये रुपए किसने दिए थे? चाची, ये तो टीपू ने कल मेरे पास जमा करने के लिए दिए थे। यशोदा सब समझ गई, सारे रुपए ले ली। उन्होंने कौड़ी बैग खोलकर देखा तो उनके लिए ही साड़ी, शाल और कुछ सामान मिला। वे दीपू की तरफ गुस्से से बढ़ी। नालायक, असली चोर तू है। अब तुझे ही मैं पुलिस के हवाले करूंगी। मेरा बेटा न जाने कहाँ गया। चाची, मैं श्याम को अपने साथ लाया हूँ। श्याम, सामने आओ, अपना मुखड़ा दिखाओ। मेरे प्यारे बेटे, मुझे माफ कर दे। मैंने बिना किसी कसूर के तुझे मारा, तुझे खाना भी नहीं खिलाया। यशोदा टीपू की तरफ डंडा लेकर दौड़ी। टीपू भाग चला। नालायक, फिर कभी अपना काला मुंह मुझे मत दिखाना। चले जा यहाँ से। श्याम कहता है, माँ, जाने दो उसे। अच्छा हुआ सच्चाई सामने आ गई। असली चोर की चोरी पकड़ी गई। अब देर मत लगाओ, खाना लाओ। हाँ, अभी लेकर आती हूँ। यशोदा माँ ने हंसते हुए अपने लाडले श्याम और अपने लिए भी खाना परोस दिया और दोनों माँ बेटे मिलकर
खुशी से खाना खाने लगे। नकली माँ। एक सुमित्रा नाम की महिला थी। विवाह के कई साल के बाद भी उसके कोई संतान नहीं थी। इस बात का दुख उसे हर दम सताया करता था। बहुत इलाज करने के बाद भी उसे कामयाबी नहीं मिली। एक बार की बात है, सुमित्रा के पड़ोस में रहने वाले रोशनी नाम की महिला गर्भवती थी। सुमित्रा रोशनी का ख्याल बहुत अच्छे से रखा करती थी। 9 महीने बाद जब सुमित्रा को बच्चे की किलकारियां सुनाई पड़ी तो बहुत खुश हो गई। वो तुरंत रोशनी के पास आई और उसके बच्चे को अपने हाथ में उठा लिया और उसे बहुत प्यार करने लगी। सुमित्रा भी रोशनी के साथ कुछ दिन के लिए वहीं रुक गई। सुमित्रा रोशनी और उसके बच्चे का ख्याल रखने लगी। अब वो दिन आया जिस दिन रोशनी को वापस अपने घर जाना था। सुबह ही अस्पताल वाले रोशनी को अस्पताल से छुट्टी देने वाले थे। सुमित्रा ने सोचा, अब तो ये हर वक्त रोशनी के साथ ही रहेगा। रोशनी के बच्चे से अलग होने की बात सोचकर ही सुमित्रा उदास हो गई। रोशनी गहरी नींद में सो रही थी। तभी सुमित्रा ने उसके बच्चे को सबकी आंख बचाकर गोद में उठाया और ले जाकर अपने पति को दे दिया। एक दिन बाद उसे लेकर गांव छोड़कर अपने पति के साथ दूर शहर में भाग गई। इधर रोशनी के सभी घर वाले बच्चे के लिए बहुत परेशान थे। बच्चे की तलाश की गई पर सफलता नहीं मिली। कई साल इसी तरह बीत गए। सुमित्रा शहर जाकर रहने लगी थी। उसने सोच लिया था कि अब वो कभी गांव लौटकर नहीं जाएगी। 7 साल के बाद सुमित्रा को बहुत ही करीबी रिश्तेदार की शादी में शामिल होने के लिए वापस गांव जाना पड़ा। सुमित्रा अपने बेटे राहुल को लेकर गांव चली गई। राहुल को लेकर वो शादी में पहुंची। जब रिश्तेदार ने सुमित्रा से राहुल के बारे में पूछा तो सुमित्रा ने उन्हें बताया कि उसने राहुल को गोद लिया है। माँ, सभी कह रहे हैं आपने मुझे गोद लिया है, फिर कौन है मेरी असली माँ? राहुल, ये क्या बोल रही हो? तुम गोद लिए बच्चे नहीं हो, मेरे अपने बच्चे हो। अब जाओ, जाकर खेलो। जिस शादी में सुमित्रा आई उसी शादी में सुमित्रा के रिश्तेदारों ने रोशनी को भी बुलाया था। रोशनी को देखकर सुमित्रा बहुत डर गई और हड़बड़ी में वहां से भागने लगी। तभी उसकी टक्कर रोशनी से हो गई। माफ कीजिएगा, मेरा ध्यान कहीं और था। अरे सुनिए, रुकिए, आपका कुछ सामान नीचे गिर गया है। अरे अरे सुमित्रा, तुमने मुझे पहचाना नहीं? हाँ, पहचान गई। अब कैसे हो तुम? ये तुम्हारा बेटा है? हाँ, मेरा ही बेटा है। इसका नाम राहुल है। 7 साल का हो गया है। सुमित्रा, 7 साल पहले मेरा बेटा भी पैदा हुआ था और खो गया। तब तुम मेरे साथ थी और गर्भवती भी नहीं थी। अब मैंने इसे गोद लिया है। राहुल साथ खड़ा होकर सब सुन रहा था। रोशनी ने उसे ध्यान से देखा और उसके गले के पास काले निशान को देखने लगी। राहुल के गले के पास काला निशान कब से है? राहुल, अपना पैर उठाओ। उसके तलवे में काला तिल भी थे। अब बचपन से है? मेरे बच्चे के गले के पास ऐसा ही निशान और पेट के तलवे में काला तिल भी था। तुम कहना क्या चाहती हो? राहुल का चेहरा और बाल भी मेरे पति के जैसे ही है। रोशनी के पति भी वहां आ गए। राहुल को देखकर उन्हें विश्वास हो गया कि यह उनका ही पुत्र है। सुमित्रा के चेहरा का रंग बदल गया था। ये मेरा बच्चा है, इसे मेरे हवाले कर दो। नहीं, ये मेरा राहुल है,
ये सारा मामला गांव के सरपंच के पास पहुंच गया। सरपंच जी, इसने मेरे बच्चे को चुराया है। इससे पूछिए ये मेरा बच्चा मुझे क्यों नहीं लौटा रही है। मैं इस बच्चे की असली माँ हूँ, ये तो नकली माँ है। नहीं सरपंच जी, मैंने इसका बच्चा नहीं चुराया है। मेरे पास जो बच्चा है वो मेरा है। अरे शांत हो जाओ दोनों, एक एक करके अपना अपना पक्ष रखो। दोनों ने सरपंच जी को सारी बातें बता दी। अच्छा ठीक है, मैं तुम दोनों की बातों को समझ गया। एक काम करो, तुम दोनों के पास जितनी भी संपत्ति है तुम वो इस बच्चे के नाम कर दो। जी सरपंच जी, आप जैसा चाहे मैं वैसा ही करूंगी। मैं तैयार हूँ। रोशनी ने सोचा जो मेरा है वो तो मेरे बच्चे का ही है, इसीलिए वो अपनी सारी संपत्ति अपने बेटे के नाम करने को तैयार हो गई। लेकिन सुमित्रा ने सोचा, अरे ये तो रोशनी का बच्चा है, अगर मैं अपनी सारी संपत्ति इसके नाम कर दूंगी तो कहीं ये रोशनी मेरे सारे धन ना ले ले। अब नहीं सरपंच जी, मैं अपनी संपत्ति इसके नाम नहीं कर सकती। इसका मतलब तुम झूठ बोल रही थी कि तुम इसकी माँ हो। अच्छा, इस बच्चे को गोद लेने के समय के पेपर दिखाओ। अब पेपर नहीं है। बच्चे, तुम बताओ तुम क्या कहना चाहते हो। सरपंच जी, माँ ने मुझसे कहा था कि मैं उनका गोद लिया बच्चा नहीं हूँ, लेकिन कल उन्होंने वापस सभी के सामने कहा कि उन्होंने मुझे गोद लिया है। ये सुनकर सुमित्रा बिल्कुल शांत हो गई। उसका सर झुक गया था। दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका था। रोशनी को उसका बच्चा वापस मिल गया और राहुल को भी उसकी असली माँ मिल गई। रोशनी अपने बच्चे के साथ खुशी खुशी रहने लगी। सौतेली माँ। नंदू के पास एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा था। एक दिन जब वो खेत पर से काम करके वापस आया तो उसकी पत्नी चंदा की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। शाम होते होते उसका बदन तेज बुखार से तपने लगा। वो दवा लेकर जब लौटा तो उसके 3 साल की बच्ची रानी माँ से लिपट कर बिलख रही थी और चंदा सो रही थी। नंदू ने जब उसे उठाया तो उसकी गर्दन एक तरफ को लुढ़क गई। कई दिनों तक घर में बैठा रहा। बच्ची को संभालने में बहुत दिक्कत आ रही थी। कलेजे पर पत्थर रखकर उसने रानी को उसकी नानी के पास छोड़ दिया। नंदू अक्सर रानी से मिलने जाता रहता। उसकी प्यारी प्यारी बातें उसे आने नहीं देती। उसे देखते ही चंदा का चेहरा आंखों के सामने घूम जाता। वो फिर आने का वादा करके चला आता। कुछ दिनों बाद ही उसकी शकुन से शादी हो गई। अब नंदू का वहाँ जाना बहुत कम हो गया था। बहुत दिन बीत गए थे। बेटी बड़ी हो गई थी। शकुन की कोई संतान ना थी, इसीलिए वो बहुत चिड़चिड़े मिजाज की हो गई थी। नंदू से हर दम झगड़ती रहती। लगभग 12 साल बाद उसका बेटा हुआ। अब तुम्हारी बेटी बड़ी हो गई है। मेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं है। अच्छा होगा कि तुम इसे अपने पास ही रखो। अब तो ये घर भी संभाल लेगी। नंदू उसको लेकर घर आ गया। रानी को देखते ही शकुन गुस्से से लाल पीली होती हुई बोली, अपना खर्च तो चलता नहीं, इसको कहाँ से खिलाएंगे। नंदू कुछ भी बोल नहीं पाया। शकुन तो उसको देखते ही क्रोध से फुफकारने लगी। जैसे तैसे उसका गुस्सा शांत हुआ। रानी चुपचाप जाकर बिना खाए पिए ही सो गई। घर में जोर जोर से चल रहे झगड़े से सुबह सुबह उसकी नींद खुल गई। उसने देखा कि उसकी सौतेली माँ उसके पिता को खूब खरी खोटी सुना रही थी। रानी उठी तो हाथ मुंह धोकर रसोई में चली गई। वहाँ बर्तनों का ढेर पड़ा था। उसने सारे बर्तन साफ किए, खाना बनाया, फिर माँ और पिता के लिए थाली परोसकर ले गई। अच्छा शकुन, देखो बिटिया कितना अच्छा खाना बनाकर लाई है। चलो खा लो।
गुस्सा थूक दो। लेकिन वो मुंह बनाकर वहां से चली गई। रानी, आओ, यहाँ बैठकर मेरे संग खाना खा लो। मैं चला जाऊंगा तो वो औरत तुम्हें खाने भी नहीं देगी। रानी और उसके पिता ने खाना खा लिया। नंदू चला गया। शकुन आई और बोली, मुझे बेवकूफ मत समझना, मैं तुम्हारी चाल अच्छी तरह से समझती हूँ। यहाँ अपना हक जमाने आई हो ना, तो भूल जाओ, ये घर मेरा है। यहाँ मैं जैसे चाहूंगी वैसे ही रहना होगा। रानी की आंखें भर आई। वो बोली, नहीं माँ, मेरा कैसा हक? मैं तुमको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। सारा काम मैं कर लूंगी, तुम आराम करना। तुम खाना खा लो, भूख लगी होगी। उसने थाली लाकर शकुन के सामने रख दी। शकुन ने गुस्से से उसकी तरफ देखा, फिर खाने पर टूट पड़ी। रानी बर्तन उठाकर जैसे ही रसोई में गई, वो पीछे पीछे आई और बोली, घर की साफ सफाई करके कपड़े धो डालो। और हाँ, मैं पड़ोस में जा रही हूँ, मुन्ना को नहा धुलाकर सुला देना। मुन्ना चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसको गोद में लेकर सारा काम करती रही, कपड़े नहीं धो पाई थी। उसने सोचा पहले मुन्ना को सुला ले, फिर कपड़े धो लेगी। मुन्ना सो गया। तब वो झटपट उठकर कपड़े की बाल्टी लेकर हैंड पाइप के पास बैठी ही थी कि शकुन आ गई। वो कपड़ों का ढेर देखते ही उसके बाल पकड़कर घसीटते हुए लेकर आई। रानी कुछ कहती उससे पहले ही उसने तड़ाक से उसके गालों पर चाटा जड़ दिया। रानी की आंखें बरस पड़ी। वो अपने गाल से हिलाते हुए बोली, माँ, माँ, मुन्ना रो रहा था, अभी अभी सोया है। चुप कर, अपनी गंदी जुबान से मुझे माँ मत के, जाकर अपना काम कर। रानी रोती हुई कपड़े धोने चली गई। कपड़े सुखाने छत पर गई तो देखा एक कबूतर अपने बच्चे को बड़े ही प्यार से खाना खिला रही थी। माँ के प्यार का ये नया रूप देखकर उसकी रुलाई फूट गई। वो छत पर ही बैठी रोने लगी। कबूतर आकर उसकी गोद में बैठ गई। तभी नीचे से शकुन की आवाज से वो हड़बड़ा कर भागी। नीचे गई तो शकुन उसकी चोटी पकड़कर चिल्लाई, ऊपर किसके साथ नैन मटका कर रही थी? इतनी देर लगाती है क्या चार कपड़े फैलाने में? जल्दी जाकर खाना चढ़ा, मुझे भूख लगी है। रानी ने रसोई में जाकर खाना बनाना शुरू ही किया था कि तभी नंदू आ गया और बोला, रानी, कहाँ हो? शकुन गुस्से से विफरती हुई बोली, छत पर नैन मटक्के कर रही थी महारानी, अभी तो उतर कर आई है। कहते हुए मुन्ना को लेकर चली गई। रानी आटा गूंथ रही थी, भागी हुई आई। पिता को देखते ही आंखें भीग गई। पिताजी, मुझे नानी के घर में ही रहने देते, यहाँ क्यों लेकर आए हैं? मैं कुछ भी करके अपना घर चला लेती। नंदू ने उसके सिर पर हाथ फेरा और बोला, बेटी, हम दोनों मिलकर उसके अत्याचार सहेंगे तो दुख थोड़ा कम हो जाएगा। मेरी तरफ देख, क्या मैं तुझे बहुत खुश नजर आ रहा हूँ? कभी वक्त पर खाना नहीं मिलता। उस दिन के बाद से रानी ने रोना बंद कर दिया। वो सोचती उसे अपने पिता का सहारा बनना होगा। उसको आए 1 साल बीत गए। शकुन उसे जी तोड़ मेहनत करवाती, खुद आराम से बैठकर खाना खाती। एक दिन जब वो सारा काम निपटाकर छत पर कुछ अनाज के दाने सुखाने गई, तभी वो कबूतरी उसके पास आई और बोली, रानी 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 रानी, रोने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें हिम्मत से काम लेना है। उस कबूतरी ने उससे अपना एक पंख निकाल कर दिया और कहा, इस पंख को अपने सिरहाने रखकर सोना, सारी तकलीफ भूल जाओगी। रानी नीचे आई तो फिर बर्तनों का ढेर देखकर हैरान हो गई। उसकी माँ ने सारे बर्तनों में
कुछ कुछ लगाकर धोने के लिए रख दिए थे। सारे बर्तन धोकर जब खाना खाने गई तो कुछ भी नहीं बचा था। चुपचाप पानी पीकर थोड़ी देर आराम करने ही जा रही थी कि मुन्ना उठ गया। शकुन ने उसे आवाज दी, अरे कहाँ मर गई? अरे मुन्ना का दूध दे जा। वो दूध देने गई तो उसने देखा कि माँ बेटे सो रहे हैं। वो चुपचाप दूध रखकर वापस आ गई। थोड़ी ही देर बाद शकुन आई और उसकी चोटी पकड़कर खींचते हुए चीखी, मुन्ने का दूध देने को कहा था और ये महारानी बैठी है। माँ दूध तो वहीं रखा है। जब शकुन कमरे में गई तो दूध देकर बोली, ये ठंडा दूध पिएगा मेरा मुन्ना? तू तो चाहती है कि मुन्ना को कुछ हो जाए तो सारा राजपाट तेरा हो। रानी दूध गर्म करके दोबारा दे आई। शकुन उसको जलील करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। नंदू आ गया। खाना पीना निपटाकर जब वह सोने आई तो पंख निकालकर बोली, मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं अपनी माँ के सारे अत्याचार सह सकूं। थोड़ी देर में उसे नींद आ गई। तभी उसके सपने में उसकी माँ आई। रानी बेटा, अब तेरे जीवन में बहुत जल्दी खुशियाँ आने वाली है। दूसरे दिन जब वो उठी तो देखा कि उसकी सौतेली माँ ने उसके पिता से खूब जोर जोर से झगड़ा कर रही थी। इस लड़की से मेरी जान छुड़वाओ वरना मैं ही कुछ करूंगी। वो तो यही रहेगी, तुम्हें जाना है तो जाओ। ना जाने कहां से इतनी हिम्मत आ गई थी उसे। वो तो कुछ भी नहीं बोलता था। शकुन ने फटाफट अपना सामान रखा और घर से निकल गई। अरे जाने दो उसे, कलह मचा कर रख दी है। अब हम लोग आराम से रहेंगे। नहीं पिताजी, आप जाइए माँ को ले आइए, वरना मुन्ना भी उनके साथ इधर उधर भटकने के लिए मजबूर हो जाएगा। नहीं, उसे भी तो पता चलना चाहिए कि बेघर होने का दुख क्या होता है। रानी चुपचाप अपने काम में लग गई। नंदू अपने काम पर चला गया। रानी सारे काम खत्म करने के बाद छत पर गई तो वही कबूतरी उसके पास आई और बोली, अब तो तुम्हारी परेशानी दूर हो गई ना? नहीं, मैं चाहती हूँ मेरी सौतेली माँ इसी घर में रहे, पर मुझे अपने बेटे की तरह ही प्यार करे। कबूतरी ने कहा, ठीक है, आज पंख से वही बात कह देना। उस दिन रानी सारे घर का काम अपनी मर्जी से कर रही थी। कितने दिनों बाद उसे भी सुकून मिला था। 2 साल बीत गए थे। शकुन लौट कर नहीं आई। नंदू ने बहुत ढूंढा पर वो अपने मायके में भी नहीं मिली। एक दिन शाम को जब नंदू घर आया तो उसके साथ शिबा नाम का नव युवक भी था। रानी, जरा खाना लगा दो बेटी। रानी फटाफट खाना लेकर आई। रानी खाना रखकर चली गई। काका, ऐसी ही लड़की की मुझे तलाश थी। मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। लेकिन मेरे पास दहेज देने के लिए कुछ भी नहीं है। काका, मुझे दहेज लेना होता तो आपके घर नहीं आता। नंदू बहुत खुश हुआ। शिबा के जाने के बाद उसने रानी को बताया कि बेटी, शिवा हमारे यहाँ का पंचायत ऑफिसर है। बहुत दिनों से शादी के लिए लड़की तलाश रहा था। आज उसने मुझसे कहा, काका, मैं आपकी बेटी को देखना चाहता हूँ, इसीलिए मैं उसे घर ले आया था। रानी, तुम्हें वो कैसा लगा? रानी शर्मा कर अपने पिता के सीने से लग गई। दोनों की शादी हो गई। शिबा बहुत सुलझा हुआ इंसान था। चलो हमारी काकी से आशीर्वाद ले लेते हैं। वो ही पिछले कुछ सालों से हमारा घर संभालती है। जब वो घर के अंदर गई तो देखा उसकी सौतेली माँ रसोई में खाना बना रही थी। वो झट से गई और सौतेली माँ के पैर छुए। जब शकुन ने उसकी तरफ देखा तो शर्म से नजर झुका ली और बोली, मुझे यहाँ से मत निकालना, मैं बहुत ठोकर खा चुकी हूँ। मैं ही यहाँ सारे काम करती हूँ। माँ, मुन्ना कहाँ है? शकुन की आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे। वो बोली,
मैंने तेरे साथ जो अन्याय किया था उसका फल मुझे मिल चुका है। मेरा बेटा कहीं खो गया। बाबूजी ने मुझे सहारा ना दिया होता तो मैं भी खत्म हो जाती। रानी ने उसके आंसू पोंछे और कहा, नहीं माँ, मैं तुम्हें अपने घर से जरूर निकालूंगी, क्योंकि तुम्हारा घर और तुम्हारे पति को तुम्हारी जरूरत है। शिवा ने अपनी गाड़ी निकाली और उसी रात उन दोनों ने शकुन को नंदू के पास पहुंचा दिया। शकुन ने उसका माथा चूम लिया। रानी गदगद हो गई। उसने सोचा, मैं यही तो चाहती थी कि माँ मुझे प्यार करे। वे दोनों अपने घर आ गए। जब वो सोने गई तो उसने पंख निकालकर उससे कहा, मेरे भाई को माँ से मिला दो। दूसरे दिन शकुन की आंखें किसी बच्चे के रोने से खुली। जब बाहर गई तो एक 3-3.5 साल का बच्चा उसके घर के बाहर बैठकर रो रहा था। शकुन ने देखा तो तुरंत पहचान गई, वो तो उसका खोया हुआ मुन्ना ही था। शकुन ने नंदू को जगाया और बोली, ये देखो, मेरा मुन्ना वापस आ गया। नंदू और शकुन मुन्ने को लेकर रानी के यहाँ गए। शिवा और रानी ने उनकी खूब खातिरदार की। रानी को उसकी माँ मिल गई थी। उसकी खुशियाँ उसे मिल गई थी। उसने अंदर जाकर कबूतरी के पंखों को चूम लिया।